कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट नेहा प्रजापति। पोश एक्ट की सीरीज चल रही है और उसकी ये 6th वीडियो है। आज की वीडियो में हम डील करेंगे कि जब इंक्वायरी चल रही होती है तो अग्रीव्ड वुमेन को क्या राइट्स दिए गए हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी, और इंक्वायरी जब हो जाती है उसके बाद क्या किया जाएगा, कैसे पनिशमेंट दी जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डील करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 सेज एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, यानी मान के चलो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है सेम ऑफिस में, ठीक है, और इंक्वायरी चल रही है वहाँ पे। अब अग्रीव्ड वुमेन को थोड़ा अनसेफ फील हो सकता है वहीं पे काम करना। सेक्सुअल हैरेसमेंट हो चुका है, इंक्वायरी चल रही है, तो वो अपने आप को अनसेफ फील कर सकती है उस वर्क प्लेस पे। तो इसीलिए लॉ टेम्परेरी रिलीफ ग्रांट करता है। उसमें क्या किया जाएगा, या तो हम अग्रीड वुमेन को दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे या फिर उसको पेड लीव प्रोवाइड कर देंगे। सेक्शन 12 एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, सब सेक्शन 1 ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी ऑन अ रिटन रिक्वेस्ट मेड बाय द अग्रीव्ड वुमेन। कहने का मतलब अग्रीव्ड वुमेन रिटन रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है, जिस समय इंक्वायरी चल रही है, यानी आपकी जो कंप्लेंट है वो पेंडिंग में है, आपकी इंक्वायरी पेंडिंग में है, तो आप एक रिटन रिक्वेस्ट करोगे कमेटी को, और या तो लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी, जैसा भी केस होगा, एज द केस में बी, मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर टू। अब यहाँ पे कमेटी क्या करेगी, एम्प्लॉयर को रेकमेंड करेगी। पहली बात, क्लॉज ए, ट्रांसफर द अग्रीव्ड वुमेन और द रिस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस, यानी रिस्पोंडेंट और अग्रीड वुमेन दोनों एक ही ऑफिस में, एक ही वर्क प्लेस पे काम ना करें, ताकि उनको अग्रीड वुमेन को अनसेफ फील ना हो। इसलिए एम्प्लॉयर को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या कीजिए, दूसरे ऑफिस में, अपने जो आपका दूसरा वर्क प्लेस है वहां पे रिस्पोंडेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि वहां पे अग्रीड वुमेन को ट्रांसफर करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है तो आप वो कर दीजिए, ठीक है। क्लॉज बी, ग्रांट लीव टू दी अग्रीड वुमेन अप टू अ पीरियड ऑफ 3 months, यानी आप 3 महीने तक, 3 महीने की लीव, छुट्टी दे दीजिए अग्रीड वुमेन को, ठीक है, ग्रांट कर दीजिए, लीव ग्रांट कर दीजिए अप टू अ पीरियड ऑफ 3 months। ये 3 months को याद रखिएगा अच्छे से। और इस 3 months से मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें टाइम पीरियड भी बताया गया है 3 months का, यानी कि अग्रीड वुमेन के पास टाइम है कि वो अपने एक्ट, जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हुआ है वर्क प्लेस से, विद इन 3 months आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स की बात की जाए तो जो आपका लास्ट इंसिडेंट हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वहां से आपके पास 3 महीने मिलते हैं आपको कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 3 महीने की पेड लीव ग्रांट की जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चीजें याद रखनी है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप अपना मेंस भी लिखोगे, मेंस में अपनी आंसर राइटिंग करोगे, तो उस टाइम पे अगर आप ये टाइम पीरियड मेंशन करते हो अपने आंसर्स में, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट मोर मार्क्स देन अदर्स, ठीक है। क्लॉज सी, ग्रांट सच अदर रिलीफ टू द अग्रीव्ड वुमेन to the aggrieved woman as may be, ये as है, as may be prescribed। अगर कोई और रिलीफ ऐसा एम्प्लॉयर को लगता है या कमेटी रिकमेंड करती है एम्प्लॉयर को कि आप ये रिलीफ भी अग्रीव्ड वुमेन को दीजिए, तो जैसा भी प्रिस्क्राइब किया गया होगा तो आपको वो रिलीफ भी ग्रांट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 क्लियर कर रहा है कि जो आपको क्लॉज बी में लीव मिल रही है ना, द लीव ग्रांटेड टू द अग्रीव्ड वुमेन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द लीव शी वुड बी अदरवाइज इंटाइटल्ड। कहने का मतलब ये है, मान के चलो हर कंपनी या हर वर्क प्लेस में क्या होता है, कॉर्पोरेट में भी अगर आप देखोगे क्या होता है कि आपको जो छुट्टी मिलती है, आपको कुछ फिक्स छुट्टियां मिलती है ना। तो जो आपको यहाँ पे इस एक्ट में 3 महीने तक की छुट्टी मिल रही है, वो उन छुट्टियों से अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपके और पैसे भी नहीं कटेंगे, ये पेड लीव है, पेड लीव है, पेड लीव है। आपको
आपको जनरली जो आपको लीव्स ग्रांट की जाती हैं कंपनी के द्वारा या वर्क प्लेसेस, जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे अगर मान के चलो आपको 1 महीने की, पूरे साल में 1 महीने की छुट्टी आप ले सकते हो या 15 दिन की छुट्टी ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ये एक्ट ये कह रहा है कि हम जो आपको 3 महीने की लीव ग्रांट करेंगे इन दिस सिचुएशन, इन दिस एक्ट, तो वो उस लीव से एडिशन में होगी, एक्स्ट्रा आपको दी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, जो आपको ये लीव मिलेगी ये पेड लीव होगी, यानी इसका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। सब सेक्शन 3, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में बी, अंडर सब सेक्शन 1 द एम्प्लॉयर शैल implement the recommendations made under subsection 1 and send the report of such implementation to the internal committee or the local committee as the case may be। subsection 3 ये क्लेरिफाई कर रहा है कि subsection 1 में जो एम्प्लॉयर को जो रिकमेंडेशन भेजी गई है इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी के द्वारा, जो एम्प्लॉय को फुलफिल करना है ना। मान के चलो अगर कमिटी ने ये रिकमेंड किया एम्प्लॉयर को कि आपको अग्रीड वुमेन का ट्रांसफर कर देना है दूसरे वर्क प्लेस में, ठीक है। तो अब सब सेक्शन 3 ये कह रहा है कि जो आपको रिकमेंड करने के लिए कहा गया था कमिटी के द्वारा, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फॉलो करोगे और फिर हमको रिपोर्ट भेजोगे, ठीक है, कि आपने उस रिकमेंडेशन को फॉलो किया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब आप हमें रिपोर्ट भेजो कि हाँ आपने वो काम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस चेक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कमिटी ने रिकमेंड कर दिया एम्प्लॉयर को कि ट्रांसफर करो आप रिस्पोंडेंट का या अग्रीड वुमेन का या लीव ग्रांट करो, और एम्प्लॉयर ने हाँ ठीक है आ गया रिकमेंडेशन, अब मैं फॉलो करूँ या ना करूँ, नहीं, आपको रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी, आपके ऊपर चेक लगाया जाएगा, आपके ऊपर क्रॉस चेक किया जाएगा कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हो या नहीं। लेजिस्लेचर ये चाहता है कि जो ये एक्ट बनाया गया है ये केवल कागजों पे बन के ना रह जाए, इसका लिटरली में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे क्रॉस चेक किया जा रहा है कमिटी के द्वारा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 के ऊपर। सेक्शन 13 इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करता है। सब सेक्शन 1 ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी, हमने सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में पढ़ा था कि कमिटी के पास 90 डेज का टाइम है, कमिटी को 90 डेज दिए गए हैं कि आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, राइट। अब ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट, द इंटरनल कमिटी or the local committee as the case may be shall provide a report of its findings to the employer or the district officer within a period of 10 days, underline 10 days, from the date of completion of the inquiry, and such report be made available to the concerned parties। कहने का मतलब ये है, सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि जिस दिन आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है उस दिन कमेटी क्या करेगी, जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, उसमें जो भी फाइंडिंग्स निकलती हैं उस इंक्वायरी में, ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो रिपोर्ट तैयार करके उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर देगी। और कितने दिन में? 10 दिन में। यानी अगर 90 डेज में आपको इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, आपने 90th डे आपकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई, तो अब आपके पास 10 दिन है, 10 डेज है, आपको इस रिपोर्ट को क्या करना है, फॉरवर्ड कर देना है एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ठीक है। और साथ ही कमेटी उस रिपोर्ट की कॉपी कंसर्न्ड पार्टीज को भी अवेलेबल कराएगी, यानी आपके जो रिस्पोंडेंट है और अग्रीव्ड पार्टी है उसको रिपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, कमेटी क्या कर रही है, अपनी जब भी कंप्लीट होती है उसकी इंक्वायरी, उससे 10 दिन के भीतर, 10 दिन में, विद इन 10 डेज की बात की है, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और लोकल एम्प्लॉय को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगी और साथ ही साथ कंसर्न्ड पार्टीज है उनको भी वो रिपोर्ट अवेलेबल कराएगी, ठीक है। सब सेक्शन 2 where the internal committee or the local committee as the case may be arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has not been proved, underline this, it shall recommend to the employer and the district officer that no action is required to be taken in the matter। सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर कमिटी अपनी जो फाइंडिंग्स पे पहुंचती है, ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एलिगेशन लगाए गए थे रिस्पोंडेंट के ऊपर वो प्रूव नहीं हो पाते हैं,
उस सिचुएशन में कमिटी क्या करेगी, एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिकमेंड करेगी कि कोई भी एक्शन नहीं लेना है अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। ठीक है, यानी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में। तो सबसेक्शन 2 तो बात करता है कि यहाँ पे प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, एलिगेशंस प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, उस सिचुएशन में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। ठीक है। सबसेक्शन 3, अब सबसेक्शन 3 कहता है where the internal committee or the local committee as the case may be arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved। इस सबसेक्शन में ये बताया जा रहा है कि अगर एलिगेशन प्रूव्स हो जाते हैं, अगर एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, उस सिचुएशन में इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी क्या करेगी? इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज द केस में भी। अब इस सिचुएशन में कमिटी रिकमेंड करेगी एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या? देखो, Clause 1, to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent, or where no such service rules have been made in such manner as may be prescribed। अगर प्रूव हो गए एलिगेशन रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो कमिटी रिकमेंड करेगी एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि आप इस सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे ट्रीट करो, एज अ मिसकंडक्ट। ठीक है, और अगर आप इसको मिसकंडक्ट ट्रीट कर रहे हो, एज अ मिसकंडक्ट ट्रीट करो अकॉर्डिंग्स टू दी सर्विस रूल। जो भी आपके वर्क प्लेस के जो भी सर्विस रूल्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसे मिसकंडक्ट ट्रीट करो, और जो भी प्रोसीजर है, जैसे भी कॉम्पनसेशन देना है या कुछ पनिशमेंट देनी है, तो वो उस तरीके से आप इसको शॉर्ट आउट करो, उस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करो। और जहाँ पे सर्विस रूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे इस एक्ट में जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके द्वारा उन रूल्स के द्वारा आप इसको डील करो। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है टू डिडक्ट notwithstanding anything contained in the service rules applicable to the respondent from the salary or wages of the respondent such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs as it may determine in accordance with the provisions of section 15। यानी कि क्लॉज 2 में कहा गया है कि आप उसकी सैलरी से कुछ भी अमाउंट डिडक्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे ओवरराइड किया जा रहा है किसको? सर्विस रूल्स को। सर्विस रूल्स में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे? अगर प्रूव हो जाता है कि उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है अगेंस्ट द विमेन, देन आप उसकी सैलरी या उसके जो वेजेस हैं वहां से कुछ अमाउंट डिडक्ट करोगे, और वो अमाउंट पे करोगे किसको? अग्रीड वुमेन को या उसके लीगल हेयर को आप पे कर दोगे। ठीक है, जैसा भी एप्रोप्रिएट, जो भी एप्रोप्रिएट अमाउंट होगा, है ना वो। लेकिन जो आप अमाउंट फिक्स कर रहे हो, जो रिस्पोंडेंट अग्रीड वुमेन को पे करेगा, वो अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए पहले आप सेक्शन 15 के जो कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया दिया गया है सेक्शन 15 में, उसको आप फॉलो करोगे। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट in case the employer is unable to make such deduction from the salary of the respondent due to his being absent from duty or cessation of employment, it may direct to the respondent to pay such sum to the aggrieved woman। प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर रिस्पोंडेंट जो है, जिस दिन से एक्ट हुआ, मान के चलो इंक्वायरी हो रही थी और उसने आना ही बंद कर दिया, एब्सेंट हो गया तब से, ठीक है, और या फिर उसने वो वर्क प्लेस वहाँ से रिज़ाइन ही कर दिया, ख़त्म कर दिया अपना एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि एम्प्लॉयर फिर अब सैलरी तो डिडक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि सैलरी तो दे ही नहीं, एब्सेंट के केस में भी उसकी सैलरी कट रही है, ठीक है। और अगर सेसेशन हो जाता है, उस सेसेशन मतलब एंड, तो उस सिचुएशन में भी वो आ ही नहीं रहा है, उसने जॉब छोड़ दी वहाँ पे, तो अब आप सैलरी कहाँ से, उस सैलरी से कैसे डिडक्ट करोगे? तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर डायरेक्टली उसको बोल देगा रिस्पोंडेंट को कि आपके अगेंस्ट ये पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ आपको अग्रीड वुमन को पे करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली बोल देगा कि आप 10,000 रुपये पे करो, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो एम्प्लॉयर है वो उसकी सैलरी से कैसे डिडक्ट करेगा, राइट। देन प्रोवाइडेड फर्दर that in case the respondent fails to pay the sum referred to in clause 2, the internal committee or the local committee may forward the order for recovery of the sum as an arrear of land revenue to the concerned district officer। अगर respondent fail हो जाता है, जो अमाउंट है उसको पे करने में, यानी देता ही नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी क्या करेगी,
वो ऑर्डर जो है फॉरवर्ड कर देगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि आप उस अमाउंट को ऐसे रिकवर करो जैसे आप लैंड रेवेन्यू रिकवर कर रहे हो। ठीक है, पैसा नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, पैसा तो लेके रहेंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने एक्ट किया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का और आप गिल्टी फाउंड होते हो, और अगर आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए बोला गया है, तो आप कोई बहाना नहीं कर सकते हो। ये नहीं सोचोगे कि जाना ही बंद कर देता हूं, देना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, पैसा तो आपसे वसूला जाएगा हर हाल में। ठीक है। सबसेक्शन 4, द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशंस विद इन 60 डेज ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम। यानी कि अब जो रिकमेंडेशन दी गई है, 90 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट हुई, 90 दिन खत्म होते ही अब कमेटी क्या करेगी, 10 दिन में जो भी फाइंडिंग्स आती हैं कि भाई ये काम करना है आपको, ठीक है, एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को 10 दिन में वो रिपोर्ट भेज देगी। ठीक है, अब आपके पास कितने दिन, 60 डेज हैं एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, 60 दिन है। आपको 60 दिन में ये इंप्लीमेंट करना है जो भी रिकमेंडेशन कमेटी के द्वारा दी गई है। समझ गए? ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे से याद रखना। एक दो बार आप पढ़ोगे आपको चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा सा रट लेना, क्योंकि रटना तो पड़ेगा ही। टाइम पीरियड इतना है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 14 क्या कहता है, देखो। अब सेक्शन 14 ये कहता है कि ये भी तो सिचुएशन हो सकती है कि कोई फॉल्स कंप्लेंट कर दे, ठीक है, गुस्सा निकालने के चक्कर में कि भाई आपसे रिवेंज लेना है मुझे, ठीक है, या फिर कोई मैलिशियस कंप्लेंट फाइल कर दे आपके अगेंस्ट में, या आप खुद कर दो दूसरे वाले, मतलब आपको चिढ़ है इस बंदे से, सपोज मान के चलो वो अच्छा काम कर रहा है तो, और आपको गुस्सा आ जाए कि भाई मुझे तो फॉल्स कंप्लेंट फाइल करनी है, जैसे तैसे इसको कंपनी से निकलवा दो, या कुछ भी परेशान करने वाली बात है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जेन्युइन केस हो, कुछ फेक केसेस भी तो आ सकते हैं ना, तो उस सिचुएशन को भी डील किया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। क्या कहते हैं अब सेक्शन 14 देखो। पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस where the internal committee or the local committee, as the case may be, arrives at a conclusion that the allegations against the respondent is malicious, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false, underline, or the aggrieved woman or any other person making the complaint has produced any forged or misleading document। यहाँ तक समझो। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी ये इस कंक्लूजन पे निकलती है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट वो मैलिशियस हैं, झूठे हैं, और अग्रीव्ड वुमेन जो है, या फिर जो अदर पर्सन है जो कंप्लेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, दोनों को लिया गया है, अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव्ड वुमेन और आपका अदर पर्सन। उन्होंने क्या किया है, जो कंप्लेंट बनाई है वो जानते हैं कि ये कंप्लेंट झूठी है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या दी गई है, और द अग्रीड वुमेन और एनी अदर पर्सन मेकिंग द कंप्लेंट हैज प्रोड्यूस्ड एनी फॉर्ज और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट। आपने झूठी कंप्लेंट तो की ही है, साथ में आप फॉर्ज डॉक्यूमेंट भी लगा रहे हो, झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा दे रहे हो। ठीक है, कौन, अग्रीड वुमेन या अदर पर्सन। इट मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर, तो उस सिचुएशन में इंटरनल कमिटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या एम्प्लॉयर को, जैसा भी केस है, to take action against the woman or the other person has made the complaint under subsection 1 और subsection 2 in of section 9, कि आप जो है एक्शन लो अग्रीड वुमेन और उस अदर पर्सन के अगेंस्ट में जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल, अगर उनके ऊपर सर्विस रूल्स एप्लीकेबल हैं उस वर्क प्लेस के, तो उनके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए, और अगर सर्विस रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट मेयर इनएबिलिटी a mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof need not attract action against the complainant under this section। ये प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोवाइजो सिंपल ये बात कह रहा है कि मान के चलो आपने कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट की, अब आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, ऑल्दो कंप्लेंट जेन्युइन है, आपके साथ हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाता है या फिर सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे आपके पास कि आप उसको प्रूव कर सको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाए। नहीं, ये सिचुएशन फॉल नहीं करेगी इस सेक्शन में। आप वहां से आप सेफ हो। अगर आप प्रूफ कर नहीं पा रहे हो, ये कह रहे हैं ना
अ मेयर इनएबिलिटी टू सब्सटेंशिएट अ कंप्लेंट, यानी आप अगर अनेबल हो कंप्लेंट को प्रूव करवा पाने में, या फिर आप एडिक्वेट प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, तो आप इस सेक्शन में फॉल नहीं करोगे, ठीक है। नीड नॉट अट्रैक्ट एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द malicious intent on part of the complainant shall be established after an inquiry in accordance with the procedure prescribed before any action is recommended. सेकेंड प्रोवाइजो कह रहा है कि malicious intent प्रूव होना जरूरी है, यानी कि एक्शन तभी होगा जब malicious intent प्रूव हो जाता है, ठीक है। सब सेक्शन 2, where the internal committee or the local committee, as the case may be, arrives at a conclusion that during the inquiry any witness, यहाँ पे witness की बात की जा रही है, अंडरलाइन witness has given false evidence, कोई false evidence दिया है witness ने, ठीक है, और या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है जो कि forged है और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट उसने प्रोड्यूस किया है, इन दैट सिचुएशन इट मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर ऑफ द विटनेस or the district officer, as the case may be, to take action in accordance with the provisions of service rules applicable to the said witness or where no such service rule exists in such manner as may be prescribed. मतलब जैसे अगर मान के चलो अगर किसी विटनेस ने फोर्ज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, तो उस सिचुएशन में इंटरनल कमेटी रिकमेंड कर देगी और लोकल कमेटी रिकमेंड कर देगी एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि आप अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स एक्शन लीजिए विटनेस के अगेंस्ट में, और सर्विस रूल्स अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में इस एक्ट के जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 14, जिसमें हमने देखा कि अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट मिसलीडिंग कंप्लेंट आप अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट फाइल करते हो तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। आगे सेक्शन 15 पे आते हैं। सेक्शन 15 अभी तक हम देखते आ रहे थे कि भाई अगर कॉम्पनसेशन देना है तो सेक्शन 15 के प्रोविजंस को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो क्या क्या बातें बताई गई हैं सेक्शन 15 में जब आप कॉम्पनसेशन ऑर्डर करते हो रिस्पोंडेंट को कि आपको अग्रीड वुमेन को कॉम्पनसेशन देना है। देखो, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द सम टू बी पेड टू द अग्रीड वुमेन अंडर क्लॉज 2 of subsection 3 of section 13, the internal committee or the local committee, as the case may be, shall have regard to clause A, the mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused to the aggrieved woman. क्या मेंटल ट्रोमा फेस किया अग्रीड वुमेन ने, क्या उसको पेन हुआ, ठीक है, क्या क्या उसने इमोशनल डिस्ट्रेस सफरिंग हुई उसको, ये सारी चीज़ों को भी आप कंसीडर करोगे, यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ को कंसीडर करोगे, ठीक है। भाई उसको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, थेरेपी लेनी पड़ी, ठीक है, खर्चा हुआ ना उसका, इस एक्ट की वजह से उसका ये खर्चा हुआ, तो आप जब कॉम्पनसेशन दे रहे हो तो आप ये चीज़ को कंसीडर करोगे और तब उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करोगे अग्रीड वुमेन को। क्लॉज बी, द लॉस इन द करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। आपने उसको ऐसा एक्ट किया, इतना असोल्ट कर दिया उसको कि वो मान के चलो कोमा में चली गई, या फिर वो इतनी डिप्रेशन में चली गई कि कई 1 साल तक 2 साल तक वो काम ही नहीं कर पाई, उसके करियर अपॉर्चुनिटी में उसको लॉस हुआ, ठीक है, आपकी वजह से हुआ। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखा जाएगा जब आप कॉम्पनसेशन दोगे। सी, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विक्टिम फॉर फिजिकल और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट। देखो यहाँ पे भी ये बात की गई है, अगर फिजिकल इंजरी हो जाती है उसको या मेंटल इंजरी हो गई जिसकी वजह से साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ा ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो भी आप ध्यान में रखोगे। द इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब यहाँ पे अभी तक हम अग्रीड वुमेन के बारे में ध्यान रख रहे हैं, लेकिन क्लॉज डी जो है वो रिस्पोंडेंट की बात करता है कि आप ये भी देखोगे कि रिस्पोंडेंट की इनकम कितनी है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मान के चलो 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा है, तो अब आप ये नहीं कि उसके ऊपर 50,000 का कॉम्पनसेशन लगा दोगे, नहीं, आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखोगे, आप उसकी इनकम देखोगे, तभी आप कॉम्पनसेशन डिटरमाइन करोगे कि हाँ इतना एडिक्वेट अमाउंट ठीक रहेगा अग्रीड वुमेन को देने के लिए, ठीक है। क्लॉज ई, फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। ये दोनों क्लॉज रिस्पोंडेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। क्लॉज ई ये कहता है कि आप रिस्पोंडेंट को बोल दोगे कि या तो आप लमसम में यानी टुकड़ों में, जैसे टुकड़ों में कॉम्पनसेशन दे दो,
ठीक है। अगर 10,000 हैं तो आप 5-5 हज़ार करके कॉम्पनसेशन दे दो, या फिर आप पूरा का पूरा अमाउंट एक ही साथ दोगे। तो ये थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जा रहा है रिस्पोंडेंट को कि आप, अगर आपको लगता है ज़्यादा अमाउंट है, आप एक बार में नहीं दे सकते हो, तो आप लमसम अमाउंट पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 15, जिसमें हम ये कुछ सिचुएशंस देखी जिनको कंसिडर करना पड़ेगा कमेटी को जब वो कॉम्पनसेशन ग्रांट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे बाकी के सेक्शंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।